अब जिस व्यक्तित्व को हम इस मंच पर बुलाने जा रहे हैं वो बिहार के उस नए उद्योग युग के निर्माता हैं जिसने ये साबित किया कि बिहार अब सिर्फ श्रमिक राज्य नहीं बल्कि उद्योग का उभरता हुआ केंद्र बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार सरकार के ऊर्जावान, विजनरी और प्रगतिशील मंत्री श्री नितिन मिश्रा जी का। हार्वर्ड और नीदरलैंड्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले नीतीश मिश्रा जी ने बिहार को मेक इन इंडिया के नारे के साथ नई औद्योगिक क्रांति की दिशा दी है। अब मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी और उनके सम्मान के लिए और स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे श्री नीतीश मिश्रा जी का। और इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए मैं बुलाऊंगी लावनी विनीत जी को। शाम होने को आ रही है, लेकिन आपको देखने के बाद ऊर्जा और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपके लिए कहा जाता है कि आप एक ऐसे ऊर्जावान मंत्री हैं जो केवल विजन के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि विजन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसे लेकर आप सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। नीतीश जी, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अब बात उस चीज की होने वाली है जिसके लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्वतंत्रता के बाद से ही सबसे पहले एक स्टेटमेंट आया कि बिहार एक रोग स्टेट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन जब कभी पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं तो अक्सर इसकी चर्चा होती है। और उस वक्त ये कहा जाता है कि आप अगर किसी स्टेट को रोग स्टेट कहते हैं तो फिर बीमार और बीमारी दोनों का इलाज होना चाहिए। आपने जब से पदभार संभाला, आपने बीमारी को भी समझा और बीमार को भी समझा, और दोनों का इलाज हो रहा है। मेक इन बिहार, ये कॉन्सेप्ट आपके मंत्रालय के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अभी लगातार चुनाव के कारण बहुत सारे कॉन्क्लेव में जाने का अवसर मिला है, लेकिन जितने बेहतर ढंग से आपने बिहार में उद्योग के विषय को रखा है, अभी तक मुझको ये सुनने को नहीं मिला। थैंक यू सर। तो बहुत प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि जब हम उद्योग वगैरह का डिस्कशन करते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं कि शायद उसमें उतने व्यूज भी नहीं मिलेंगे, उतनी टीआरपी भी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को ज्यादातर राजनीतिक बातों में ज्यादा रुचि रहती है। लेकिन ये वास्तविकता है कि बिहार को अगर आप हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो 1950 की दशक की जो नीतियां थी, खासतौर से भारत समानीकरण, जिसको फ्रेट इक्वलाइजेशन कहते हैं, जिनको ये जानकारी है, अगर कोई जानकारी ले भी कि कैसे बिहार उस समय जब झारखंड और बिहार एक था और हम बहुत रिच थे रिसोर्सेज में, हमारे ही कॉस्ट पर दूसरे स्टेट का डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि अगर आप किसी भी देश के कोने से आए और अगर आप बिहार से, उस समय के बिहार से अगर आप रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं तो आपके फ्रेट में कहीं ना कहीं आपको एक तरह से इंसेंटिव्स या सब्सिडी दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव पड़े। तो बिहार में भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको उतने ही रुपए में मिल रहा है, और अगर कोई दूसरे राज्य से भी कोई आया तो उसको भी उतने ही मूल्य पर मिल रहा है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे कॉस्ट पर उस समय के राज्य विकसित हुए तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो हम वहां से शुरू हुए, क्योंकि आपने जिक्र किया, तो ये जो नीति बहुत लंबे समय तक चलती रही। बाद में फिर एक दौर ऐसा आया, मैं उसके पॉलिटिकल रीजंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उस समय स्टूडेंट था तो बेहतर समझ सकता हूं कि जब देश में एक नया चैप्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का या आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ हुआ, जो 90 का दशक था, हम उसमें भी मिस कर गए, हम वंचित रह गए, कतिपय कारणों से हम वंचित रह गए। बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिला 2005 में, जब ऑनरेबल नीतीश कुमार जी जब बिहार के सीएम बने, तो बिहार ने तो ऐसा वर्ष भी देखा जब ग्रोथ रेट नेगेटिव में रहा। मतलब आप कल्पना करें कि किसी राज्य का विकास दर अगर नेगेटिव चला जाए तो उसकी
दशा और दिशा क्या हो सकती है। बहुत बार लगता है कि ठीक है 15 साल बार बार कह रहे हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ 15 साल नहीं रहा, क्योंकि एक समय जब चला जाता है, अगर आप किसी चीज को इनहेरिट करते हैं और वो इनहेरिट करते हैं तो वो पास ऑन करता है जनरेशन को। हमारा वो 15 साल का अवधि लंबा रहा। तो बहुत बार ये होता है कि आपको समय मिला, लेकिन आज जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज का एक समय होता है। और मैं ये भी मानता हूं कि हर एक डेवलप्ड स्टेट कभी ना कभी इस स्थिति से निकला होगा जहां आज बिहार है। आज बिहार में सब कुछ है। जब बिहार में सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, पावर सप्लाई है, पॉलिसीज अच्छी है, गवर्नेंस अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो अब हम रेडी हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इसलिए अब जो ये चर्चा या बिहार को हम उस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब अगला डेस्टिनेशन किसी भी निवेशक के लिए बिहार होना चाहिए, तो सही मायने में बिहार अब उस चीज के लिए तैयार है। आपने कहा कि बिहार तैयार है, इन्वेस्टमेंट की बात आपने कर दी है, तो मैं इसी पे सीधे अभी आ जाती हूँ। हालांकि मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बात इन्वेस्टमेंट की हो गई है। बिहार में इन्वेस्टमेंट, निवेश, माहौल की बात हमेशा से रही। पहले क्योंकि जंगल राज की बात, उसके बाद फिर जब नीतीश सरकार आई तो भी धीरे धीरे लोगों को कहीं ना कहीं से अप्रोच करने के लिए या उनको अपने तरफ रुझान लाने के लिए थोड़ा सा चुनौतियां रही हैं। लेकिन क्या अभी आपको लगता है कि उस चुनौतियों पर आप लोगों ने पार पा लिया है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आपको लगता है कि वो जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था वो 100% आपने अचीव कर लिया है, या अभी बहुत कुछ करने को बाकी है? नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। मैं तो ये कहूंगा कि हमारी यात्रा तो अभी प्रारंभ हुई है। और प्रारंभ इस संदर्भ में मैं कहता हूं कि आप जैसे एक स्टडी अभी हम लोगों ने करवाया आद्री के माध्यम से, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से, कि बिहार के डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो एक नया तरीका आया नाइट टाइम लाइट को स्टडी करने का। मतलब यूजुअली हम अलग अलग मानकों पर हम विकास की चर्चा या उसको हम मापते हैं। तो हमने एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उनको एक टास्क दिया कि आप जो बिहार का डेवलपमेंट है और इंडस्ट्रीज को उसको थोड़ा सा एक स्टडी करके दें। तो बहुत अच्छी उसकी एक स्टडी आई और उसमें सैटेलाइट इमेज उन्होंने 2 दिखाया है, एक 2012 का और एक 2025 का, जिसमें जो नाइट टाइम लाइट है, मतलब जो रात की रोशनी है, वो 400% का ग्रोथ है, जो नेशनली 47 है। वाह, तालियां नहीं चाहिए इस पे। ये एक ऐसा चीज है जो लोग शायद समझ नहीं रहे हैं या लोग शायद जान नहीं रहे, बिकॉज विकास एक ऐसी चीज है कि अगर आप कुछ भी कर देंगे तो आपकी इच्छाएं अनंत होती हैं। तो वो अपनी जगह वो रहता है। अभी हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई थी बिहार का परसेप्शन। और अब मैं अक्सर यही कहता आ रहा हूं कि बिहार को कानों से नहीं आंखों से देखिए कि बिहार कितना बदल चुका है। बिहार के बारे में अब धारणा क्या है कि बिहार में अच्छी चीजें नहीं होती, बिहार में बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, बिहार में निवेश नहीं आएगा, बिहार में निवेश आ ही नहीं सकता है, यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। बल्कि ऑन दी कॉन्ट्ररी मुझको लगता है कि आज जितने इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हम लोग हो चुके हैं, जो बहुत आगे हैं, उनसे कंपैरिजन करना फेयर नहीं है, क्योंकि आप कंपैरिजन करें तो आप इक्वल्स में आपको करना चाहिए। लेकिन आज मैं मानता हूं कि पूरे पूर्वी भारत में अगर बिहार की हम बात करें तो चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सरलता जिसको आप कहें कि हम अप्रूवल्स भी आसानी से देते हैं, हम इंसेंटिव्स की डिसबर्समेंट भी हम आसानी से करते हैं, अब एक यात्रा बनी है। और मैं हमेशा मुझको ये लगता है कि अब ये टाइम बिहार को नहीं खोना चाहिए। देखिए, मैं उद्योग मंत्री आज हूं, कल जिस भी भूमिका में रहूंगा, लेकिन एक बिहारी हमेशा हूं। मुझको लगता है अब ये समय बिहार को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अब हमारा अगर इंडस्ट्रियल उदय जिस रास्ते पर अब हम बढ़ चुके हैं, अगर वो रुकता है तो शायद वो समय फिर कभी नहीं आएगा। तो ये एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज एक छोटा उदाहरण आपको दे दूं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने एक बिजनेस समिट किया था, उसमें बिहार के इतिहास का सर्वाधिक निवेश का एमओयूज हम लोगों ने साइन किया, जो 1,81,000 करोड़ का है। तो आप समझिए कि बिहार जैसे राज्य में भी अब इतनी बड़ी निवेश के लिए लोग अब सोच रहे हैं, ये बदलते हुए बिहार को दिखाता है। अब हमारी आवश्यकता है कि इसको हम बरकरार रखें, हम मेंटेन रखें, एंड आई एम श्योर कि बिहार अब अनस्टॉपेबल है। 2 बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो आपने कहा कि दिस इज द राइट टाइम, कि हमें एक अच्छा और सही कदम उठाना चाहिए, लेकिन राइट टाइम के साथ जो कंपैटिबिलिटी होती है पॉलिसीज की और इम्प्लीमेंटेशन की, क्या वो कंपैटिबिलिटी वो सतत और निरंतर रहेगी? क्योंकि हमने देखा पॉलिसी पैरालिसिस बहुत ज्यादा रहा है, और ये जो ग्रोथ आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये उस पैरालिसिस को जब आपने दूर किया
तब आपने उसे अचीव किया है। एक तो ये, दूसरा आपने कहा कि अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उस माहौल में भी आपने कहा कि बहुत 2024 में एक कीर्तिमान गढ़ा गया जितना इन्वेस्टमेंट आया। तो विपक्ष भी ये बार बार कहता है, परसेप्शन होता है, लेकिन विपक्ष भी ये कहता है कि भाई एमओयू साइन करने से मतलब नहीं होता, आप कितना जमीन पर सच्चाई के साथ उतरे हैं उसको कितना आप परिलक्षित कर पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। नहीं, बहुत बहुत सही है। और ये सिर्फ विपक्ष नहीं, हमको लगता है किसी भी आम व्यक्ति के ये मन में आएगा कि लगता है कि एमओयू साइन करना एक विषय है, रियल कन्वर्जन या जिसको ग्राउंड ब्रेकिंग कहते हैं वो कितने हुआ है। तो एक तो पहला जो 1,81,000 करोड़ है उसमें 90,000 करोड़ की जो स्वीकृति हमें देनी थी, जो अप्रूवल डिफरेंट स्टेजेस के होते हैं, वो हमने दे दिया। बहुत सारी यूनिट्स को लैंड हमें अलॉट करना था, हमने लैंड अलॉट भी कर दिया। और हमारी यहाँ टीम है जो कंटिन्यूअसली उन सारे निवेशकों के टच में है कि उनको कोई आवश्यकताएं हैं, कहीं कोई दिक्कत है। कोई भी प्रोजेक्ट को आने में इट टेक्स टाइम, मतलब आप जमीन से लेके उनके अपने फाइनेंसेस को मोबिलाइज करना, ये करना, हमारे जिम्मे जो क्लियरेंसेज है कभी समय नहीं लगेगा। सिंगल विंडो सिस्टम में सही मायने में एक ही विंडो है, आप मेरे यहां अप्लाई करेंगे, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी हम ही करके आपको देंगे। दूसरा विषय जो आपने कहा कि देखिए हम कैसे काम हम लोगों ने करना प्रारंभ किया, जैसे बिहार में सबसे बड़ा इशू जमीन का आता है और जमीन प्रत्येक बिहारी के एकदम हार्ट में है, मतलब जितना हम लोग जमीन से जुड़े रहते हैं। और वैसे में आप निवेशक वही आएगा जहां पे आप लैंड देंगे। तो हमारा जो लैंड बैंक है वो आजादी से लेके अभी तक जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रफली 7,700 एकड़ 7,700 एकड़ ही भूमि उनके पास थी जो अब सैचुरेशन पे था। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने निर्णय लिया मंत्रि परिषद से कि बिहार के हर एक जिले में अब है औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। तो जहां हमारे इंडस्ट्रियल लैंड बैंक थे वो अगर कम हो रहा था तो उनको हम लोग विस्तार करना प्रारंभ किया। 7 जिले जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया थे ही नहीं, वहां पे हमने नया इंडस्ट्रियल बनाने का भी कार्रवाई प्रारंभ किया। और आज मुझको आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 15,000 एकड़ की स्वीकृति राज्य मंत्री परिषद से हमको प्राप्त हुई है, जिसमें सरकारी भूमि भी है, निजी भूमि भी है, जो आने वाले समय में हम उसका एक्विजिशन करके एज अ लैंड बैंक हम यूज करेंगे। हम जब इसके लिए तैयार हो गए तो अभी बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज हम लोगों ने लाया, जो 26 अगस्त को राज्य मंत्री परिषद ने अप्रूव किया। ऑनरेबल सीएम ने 15 अगस्त को घोषणा की थी। अब हम इतने अग्रेसिव हो गए हैं कि उसका मेजर पार्ट में सिर्फ आपको बता दूं कि कोई भी निवेशक अगर 1,000 जॉब्स क्रिएट करता है तो उसको हम 10 एकड़ लैंड फ्री देंगे। और अगर कोई निवेशक 1,000 करोड़ निवेश करता है तो उसको 25 एकड़ लैंड हम फ्री देंगे। तो अब क्योंकि हमने लैंड बैंक अरेंज कर लिया है, अब हम ये पैकेज लाए हैं ताकि दोनों की टाइमिंग, नहीं तो कल शायद आप ही ये प्रश्न करती कि आपके पास जमीन ही नहीं, आप निवेशक को कहां ला रहे हैं। 2 डेवलपमेंट और मेजर इससे जुड़ा हुआ है। आप जानती हैं कि जैसे बिहार में पोर्ट नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है, अब हमारे पास पटना में ही ड्राई पोर्ट शुरू हो चुका है। जो इनलैंड कंटेनर डिपो है, आज आप बिहटा से देश दुनिया के किसी भी कोने में आप एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं और आप इंपोर्ट भी कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज अब बिहार में हुआ। साथ ही साथ 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें मिले हैं, जो बहुत सारे राज्यों में बहुत हैं, जो 100% एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए होते हैं। तो अब ये सारी चीजें जो बहुत सारे अलग राज्यों में होती थी, आज अब सब हमारे पास होती जा रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि अब का जो समय है, या जिसको हम कहते हैं कि बिहार है तैयार, सही मायने में एक निवेश के लिए, एक औद्योगिक उड़ान के लिए वी आर रेडी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारी चीजों के लिए तैयारी नहीं थी। अब कहते भी है ना, पंख है, परवाज है, उड़ने की चाहत है, बस एक उन्मुक्त आकाश चाहिए। आपने उन्मुक्त आकाश दिया। लेकिन जब आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक फॉर्मूला हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, CCC का। तो हालांकि मीडिया में तो वो फॉर्मूला क्राइम, क्रिकेट, सिनेमा का होता है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी ये CCC, क्योंकि उद्योग और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जब इन्वेस्टमेंट होता है, माहौल की बात हुई, आज भी कहते हैं ये CCC हावी है, क्राइम, करप्शन एंड कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या, कोई निवेश करना चाहता है बट उसको वो जो सिंगल विंडो चैलेंजेस है उससे 2-4 होना पड़ता है। क्राइम को लेकर अभी हमने बीते दिनों देखा कि सिचुएशन क्या थी, हालांकि उस चुनौती पर भी पार पाया गया, लेकिन फिर भी डर मन में बैठ गया। और करप्शन की कहानियां तो हम अक्सर देखते हैं। तो ये जो CCC आपके सामने एक चैलेंज बनकर है, उसमें भी C है, तो उसको आप कैसे कोप अप कर रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो आपने जो 3 C कही, तीनों C बहुत महत्वपूर्ण है। और आप
किसी भी निवेशक की दृष्टि से अगर देखें तो उसका कंफर्ट इसी 3C के इर्द गिर्द भी वो घूमेगा। पहला, जब हम सिंगल विंडो हम कहते हैं तो आप सारा मेरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, ह्यूमन इंटरफेस मिनिमम है, मतलब आपको आने की मिलने की मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि हमने वैसा सिस्टम ही बनाया है। तो जब अप्रूवल्स के लिए अगर आपको 10 डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री ही डिपार्टमेंट आपके सभी काम को कर रहा है। और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपको ये बता सकता हूं कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सी का कोई इशू ही नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिकॉज मेरा पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। शायद लोग विश्वास नहीं करें मेरे कहने पे, लेकिन कोई भी निवेशक जिसने यहाँ निवेश किया है उनसे अगर आप पूछें 1 to 1, कभी अकेले में भी पूछेंगे तो मुझको लगता है वो सिमिलर व्यू करेंगे। दूसरी बात, एक गुंजाइश आती है कि जब आप इंसेंटिव्स को डिसबर्स करते हैं तब वहां पे आपको लग सकता है कि अगर कहीं करप्शन का इश्यू आएगा तो कहां आएगा, अप्रूवल्स पे आएगा या डिसबर्सल पर आएगा। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, जब ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं टू क्लेम योर इंसेंटिव्स तो वी फॉलो अ सिस्टम कॉल्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैंने पहले अप्लाई किया तो पहले मेरे एप्लीकेशन कंसिडर होंगे, मेरा सैंक्शन होगा, तब फिर आपका होगा। तो वो पिक एंड चूज है ही नहीं। अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है फॉर डिसबर्समेंट तो हम ऊपर से लेंगे, जिनका पहले आया है मैं उनका पहले करूंगा अगर उनके सारे पेपर्स ऑर्डर में है। तीसरी बात आपने क्राइम की कही, तो ये वास्तविकता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि क्राइम बिहार में जिस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियलिस्ट घबराते थे वो था एक जो किडनैपिंग फॉर रैंसम, या वो जो एक इंडस्ट्री हो चुका था। और ये आज किसी से भी पूछें आप तो आज वो उद्योग अब बिहार में है ही नहीं। मतलब जो किसी को भी आप फिरौती के लिए आप अगवा कर लेते थे, जो बिहार ने उस दंश को झेला है। क्राइम्स होती हैं, अगर किसी के साथ पर्सनल लाइबिलिटी है या लैंड रिलेटेड कुछ इश्यूज है, वो किसी स्टेट में होता है। बिहार के केसेस को एग्जैजरेट करके दिखाना एक अलग विषय है। हम बाय एंड फार, जो अगर मैं कहूं निवेशक आते हैं, घूम के जा रहे हैं, अभी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, बिहार के किसी भी हिस्से में जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, किसी ने शिकायत नहीं की है कि उनको ग्रामीण स्तर पर दिक्कत हुई, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हुआ। हाँ, अगर पर्सनल इश्यूज हैं आपके तो वो कहीं भी आप हो तो एक चिंता का विषय होता है, लेकिन एट द सेम टाइम पुलिस का रिस्पांस हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। अगर आप वो देखिएगा, जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो बहुत इंप्रूव किया, और मुझको लगता है कि सभी को मिलाकर आप देखें तो एक बेटर माहौल जरूर बिहार का बना है, अगर आप बिहार की तुलना कुछ वर्षों पहले से अगर आप करें। मतलब इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, जो नैरेटिव मोस्टली आई वोंट से दैट इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, बट मोस्टली बिहार के साथ ये एक डिसएडवांटेज रहा दैट वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन। एग्जैक्टली। घटनाएं बड़े शहरों में भी हुई होंगी, लेकिन शायद अगर कोई घटना बिहार में हो गई तो वो एक सुर्खियों में आ जाता है। तो वो एक कहीं ना कहीं मुझको वो लगता है कि नहीं, हम किसी भी राज्य जैसे हैं, बल्कि बहुत पैरामीटर्स पर वी आर बेटर देन अदर स्टेट्स जिनसे आप कंपेयर करेंगे। अच्छा, क्योंकि उद्योगों की बात हो रही है, आपने जमीन की बात की, और बीते दिनों आपने देखा कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस विपक्ष की तरफ से की गई, और उन्होंने भी यही कहा कि आप कहते हैं कि उद्योग ला रहे हैं, लेकिन उद्योग के नाम पे तो आप अपने खुद के बहुत खास लोगों को लेकर आ रहे हैं। अब मैं नाम लूंगी तो फिर वही बात आएगी, लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि मैं किन की तरफ इशारा कर रही हूँ। तो नाम लेकर वहां बाकायदा कहना कि भाई कुछ खास लोगों को ही जमीन दे रहे हैं, बिहार वालों को ठगा जा रहा है, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जमीन क्या वाकई उनके हाथों में जा रही है? नहीं, नाम लीजिए, नाम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, और मोस्टली आप जो बात कर रही हैं, जो अडानी समूह को जो अभी पावर प्लांट के लिए जमीन अलॉट किया गया है, और बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस प्रश्न को पूछा है। उस एरिया में लैंड एक्विजिशन का काम वर्ष 2011-12 से चल रहा था, और जब लैंड एक्विजिशन का काम 2011-12 से चल रहा था, मोस्टली लैंड ओनर्स को उनका कॉम्पनसेशन दिया जा चुका था, और मुझको लगता है कि कुछ माह पूर्व तक 97-98% तक डिसबर्सल हो चुका था, या अगर शायद हो तो 100% भी हुआ होगा। बहुत बार लैंड एक्विजिशन में जब आप जाते हैं तो आपकी कभी कभी जो लैंड ओनर होते हैं वो एक प्रोटेस्ट फाइल करते हैं लैंड यूसेज को लेके, कि मेरा कॉमर्शियल है या मेरा रेसिडेंशियल है, आप इसको कृषि योग्य दिखा रहे हैं। तो वो डिस्प्यूट का एक अपना तरीका है रिड्रेसल का। अभी जो संदर्भ आया, उस संदर्भ आया कि बिहार में निजी क्षेत्र में
पावर प्लांट के लिए गवर्नमेंट ने बिड्स इनवाइट की और बिड्स इनवाइट में 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया। 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया और बहुत ही पारदर्शी तरीके से इस प्रोसेस को किया गया और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो JSW हो या टोरेंट हो, अडानी भी उसमें थे, और जो L1 जिनसे बिहार सरकार जिस दर पर बिजली खरीदेगी, L1 अडानी ग्रुप का आया। तो अब उनको अगर हम दे रहे हैं तो वो गलत क्यों है? क्योंकि हमने प्रोसेस, अगर विपक्ष को लगता है गलत है तो आप प्रोसेस पर ऑब्जेक्ट कीजिए कि आपने यहां पर बाईपास किया, आपने इनको फेवर किया। दूसरा एक भ्रम क्या फैलाया गया सोशल मीडिया पे कि 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जब भी लैंड एक्विजिशन में जाती है तो जो लैंड एक्विजिशन का हमारा प्रोसेस है, एक एक वृक्ष की गिनती होती है और टोटल जहां तक मुझको याद है 10,055 के आसपास वृक्ष हैं उस पूरे एरिया में, और वो सभी नहीं काटे जाएंगे। जो प्लांट एरिया है उसमें काटे जाएंगे और प्लस जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है पर्यावरण को संरक्षित करने का, उसी प्रोपोर्शन में ग्रीन एरिया हमको मेंटेन करना है। तो वो इश्यू भी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि 27,000 करोड़ का निजी निवेश बिहार में आना एक बहुत बड़ी बात है। 1 रुपए पर जमीन देना, बिहार पहला स्टेट नहीं है। सभी राज्य इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए 1 रुपए के दर पर जमीन देते हैं और आज इस 27,000 करोड़ के निवेश के आने से निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी बिहार में बढ़ेगा और जो लोग गलत तथ्यों को लेकर सोशल मीडिया या मीडिया पर इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि वो बिहार के हितैषी नहीं है। बिहार की प्रगति उनको नहीं दिखती है। 27,000 करोड़ से आप कल्पना करें उस पूरे एरिया की अर्थव्यवस्था, कितने जॉब्स क्रिएट होने जा रहे हैं, और ये आने वाले समय में सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा और भी निवेशकों को अट्रैक्ट करने में। क्योंकि आरोप वही लगाते हैं जो ये जानते हैं कि अगर बिहार बढ़ जाएगा, बन जाएगा, नया बिहार उदय होगा तो शायद उनकी राजनीति उतनी चमक नहीं पाएगी। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उद्योग से जुड़े हुए हैं, MSME सेक्टर को लेकर, और बिहार में ये कहा जा रहा है कि ये उसकी बैकबोन बन रहा है। तो MSME सेक्टर के लिए क्या इकोसिस्टम फिर वहां पर किस तरीके से आप लोगों ने उसको बूस्ट किया है? क्या MSME सेक्टर वाकई, और एक बहुत छोटी सी चीज मैं इसमें जोड़ रही हूं, अगर मैं गलत होंगी तो आप प्लीज उसे करेक्ट कीजिएगा, कि ये कहा जा रहा है कि 2027 तक जो बिहार की अर्थव्यवस्था है वो $1 ट्रिलियन के अप्रॉक्स हो जाएगी और उसमें MSME का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं 3 चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको संक्षेप में। एक तो पहला, क्योंकि अब आगे मौका मिले ना मिले, अचानक मुझे ध्यान आया कि जैसे आपने मेक इन इंडिया जब हम कर रहे हैं, जब हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझको आपको बताते हुए कि अब मेक इन इंडिया से, मेक इन बिहार से मेक फॉर द वर्ल्ड भी हो रहा है। अपने ही यहाँ के छपड़ा के मरहोड़ा रेल फैक्ट्री की बनी हुई रेल इंजन्स बिहार से वेस्ट अफ्रीका भी जा रहे हैं। तो ये आप समझिए कि हमारा बिहार का एक स्ट्रांग प्रेजेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिखता है। लेकिन इसकी चर्चा कौन कर रहा है कि बिहार के बने हुए लोकोमोटिव्स अब देश में ही नहीं बाहर भी जा रहे हैं। एक ये, दूसरा MSME ना सिर्फ बिहार के लिए बट नेशनली जो MSME का GDP में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं सही हूं तो लगभग 34-35% के आसपास हमारा MSME कंट्रीब्यूट करता है और बिहार जैसे राज्य के लिए तो MSME वरदान है। हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से है तो MSME हमारी अर्थव्यवस्था को पुश करने में सबसे बड़ा वाहक बनेगा। बहुत सारे स्कीम, जैसे आप प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम के बारे में आप जानती हैं, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की, जिसके 5 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। हम SC/ST को भी देते हैं, हम EBC वर्ग को भी देते हैं, माइनॉरिटीज को देते हैं, विमेन को देते हैं और यूथ को देते हैं। 10 लाख रुपए हम देते हैं, जिसमें 5 लाख ग्रांट है, 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन है। आज आप बिहार में देखेंगी कि लगभग 2 लाख से भी अधिक ग्राम पंचायत में आप जाइए, डिफरेंट विलेजेस में जाइए, छोटी छोटी इकाइयां आपको काम करते हुए दिखेंगी, जो ना सिर्फ उस परिवार के जीविकोपार्जन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ वो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन भी कर रहा है। इसी में मैं एक डेटा आपको दे दूं क्योंकि लोगों को लगेगा शायद मैं गलत कह रहा हूं। 2005 का इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में ढूंढ रहा था कि बिहार में कितने थे उस समय। अनफॉर्चुनेटली डेटा मुझे मिला नहीं 2005 की बात 2005 में। 2012 का मुझको मिला कि औद्योगिक कनेक्शन कितने थे उस समय, तो रफली 17,500 के आसपास
2012 में इंडस्ट्रियल कनेक्शंस थे। आज की स्थिति अगस्त 2025 में वो 1,88,000 है। वाह। तो 1,88,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस आज बिहार में है। और उसी में जो आपने कहा कि एमएसएमई सेक्टर बिहार के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और आज बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलके एमएसएमई सेक्टर के लिए, चाहे उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए हो, ब्रांडिंग के लिए हो, पैकेजिंग के लिए हो, हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के काम कर रहे हैं। बड़े निवेश भी आएंगे, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, बट एट द सेम टाइम एमएसएमई और स्टार्टअप्स, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेक्टर है जो बिहार की पूरी इकोनॉमी का टर्न अराउंड करेगा। बहुत बड़ी तस्वीर बिहार की आएगी, और क्योंकि आप चुनाव की चौखट पर पहुंच चुके हैं, तो हमारे दर्शकों के सामने और बिहार वासियों को आपका 20 सेकंड का सबसे बड़ा संदेश क्या होगा? हम लोग तो 20 वर्षों के कार्यों को लेके लोगों के पास जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, एक तरफ जिन्होंने बिहार को बनाया है, बिहार को संवारा है, और एक तरफ उनको चुनना है कि जिन्होंने बिहार को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, वहां से नीतीश कुमार जी ने बिहार को यहां पहुंचाया है। बिहार को फिर वापस उस जगह मत ले जाइए जिस दौर से हमारी पीढ़ी ने झेला है, 90 का दशक। आज बिहार विकसित राज्यों की कतार में आने को तैयार है। और लास्ट में जो आपने एक रिपोर्ट का जिक्र किया, 2047 तक CII की एक रिपोर्ट है कि बिहार की इकोनॉमी विल बी मोर देन 1 ट्रिलियन। नेक्स्ट 5 इयर्स में बिहार की इकोनॉमी विल बी डबल्ड। तो अब ये जो 5 वर्ष है, इन्वेस्टमेंट के लिए, रोजगार के लिए, हमारे युवाओं के लिए, स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय को बर्बाद ना होने दें और बिहार की इस प्रगति की यात्रा को जारी रखें, यही आपके माध्यम से सबसे आग्रह करूंगा। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से बिहार इस प्रगति के पथ पर चल पड़ा है, तो इस प्रगति के पथ पर हम आगे आने वाले समय में ये जो बिहार उदय कॉन्क्लेव है, एक नए सूरज के साथ, नए उदय के साथ, एकदम ये बहुत बहुत सही विषय है। और बिहार है तैयार, और बिहार उदय यही है, इट्स राइजिंग बिहार, और अब समय बिहार का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। नीतीश जी का, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई। नीतीश जी जब नाम होता है तो यानी नीतीश प्लस नीतीश, और साथ में अब जनक जी भी आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तिकड़ी है, और इसमें आपने बहुत सारी बातें कही हैं कि बहुत सारी योजनाएं, और अभी जब माननीय जनक जी से भी बात होगी तो वहां पर भी योजनाओं की गाथाएं निकलेगी। तो बिहार उदय में ये गाथा भी चलती रहे, और आप लोगों को आने वाले समय के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी तस्वीर उभर कर आए, बहुत शुभकामनाएं।